हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हमें पता है कि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तो मैं आप लोगों को एक बात स्टार्टिंग में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी पे फोकस करो आप। ठीक है, जो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है वो भी, और जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करा वो भी। तो एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 60-70% आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करो, तो मैं उस रिपीट में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा स्पीड अप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हमें स्पीड करना है एनसीईआरटी में। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। तो ऐसे मैं सीक्वेंस वाइज से ही क्वेश्चंस कराता रहूँगा। चैप्टर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट, चैप्टर सेकंड के, चैप्टर थर्ड के, तो ये सारा सीरीज यहाँ से चलेगा। ठीक है, उसके बीच बीच में मैं और भी क्वेश्चंस ऐड करता रहूँगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बहुत अपर लेवल और कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड LCM 306 एंड 657। देखो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं देखो, किसी भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि LCM ऑफ किसी भी दो नंबर का LCM, किसी भी दो नंबर का LCM मल्टीप्लाई HCF उन्हीं दो नंबर का बराबर होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी भी दो नंबर का LCM और उसी दो नंबर का HCF का जो प्रोडक्ट होता है ना, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अब की बार आखिरी बार, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग इसको तैयार करते हुए चलिए। देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नंबर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, 4 और 6 ले लिया मैंने। ठीक, दो नंबर 4 और 6 है। तो अगर मैं इसका HCF पूछूं, अगर मैं इसका HCF पूछूं, तो आपको होगा सर इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 2। इज दैट ओके? इसका HCF क्या होगा 2, सबको पता है। अच्छा, इसका LCM पूछूं तो, इसका LCM पूछूं तो बोलोगे सर 12। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 के बराबर होना चाहिए इन दोनों नंबर के। देखो 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, ये 24 इक्वल टू 24। देखो दोनों बराबर आ गया ना। तो ये एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर, HCF ऑफ सेम नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसने कहा है कि देखो ये नंबर 306657 है, 306657। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM को आप यहीं रहने दो। LCM ऑफ 306657 इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ए की जगह हमारे पास ये है और बी की जगह 657। तो आप लोग ए और बी की जगह देखो, ए 306 मल्टीप्लाई बी 657 अपॉन HCF, अपॉन में HCF आएगा। HCF हमारे पास 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। देखो स्टूडेंट को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। अगर यहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो आपके आंसर्स, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है हमें, देखो ध्यान से। 6+3, सबसे पहले थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट को आप याद कर लीजिएगा, आपको ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत अलग तरीके से करोगे। देखो इन तीनों को ऐड करो, 6 और 3 9, और ये 9। अगर किसी भी डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से 3 से डिविजिबल है, तो दोनों से देखो ये 9 से कट जाएगा। कितनी बार में, 9 3 जा 27 और 9 चौके 36। ठीक है, तो 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंट्स देता हूँ उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको ओरली भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एंड विद 0, एंड विद
0। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो मेरा काम है क्वेश्चन समझाना, ठीक है। अगर आप एक बार समझ गए ना, दिमाग में रुक गया, तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे। अब देखो उसने क्या कहा है कि क्या, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आए। कह रहा कि n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, n कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर क्या, कह सर 1 2 3 4 5, 1 2 स्टार्ट इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या, अगर हम यहाँ पे रख दें n की जगह पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अगर हम ये रख दें तो क्या जो नंबर आएगा वो एंड विद जीरो, मतलब कि यूनिट प्लेस पे जीरो आ जाएगा क्या, ये हमें कह रहा है चेक करने के लिए। अच्छा, जीरो आने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जीरो आने के लिए जीरो आने के लिए क्या करना होता है कि एटलीस्ट 1 2 और 5 होना चाहिए, 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए, तभी जाके जीरो आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। उनके फैक्टर में जिसका भी बोले। अच्छा, कहने का मतलब ये एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा 6, ठीक है। एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा 36। एन की वैल्यू 3 रखता हूँ तो कितना आएगा बताओ 216, ठीक है। तो ऐसे करके आप रखते रहोगे तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सर यूनिट प्लेस पे जो है ना एंड जो हो रहा है वो हमेशा 6 से हो रहा है, 6 से, तो जीरो तो किसी एन पे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये निकला कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 पे पावर n इक्वल टू, अब 6 का फैक्टर क्या क्या होता है 2 और 3 पे पावर n। अब यहाँ देखो फैक्टर में, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया ये कह रहा है। अब यहाँ देखो फैक्टर में क्या क्या है 2 और 3, फैक्टर में 2 और 3 आया है। हमें यूनिट प्लेस पे अगर जीरो लाना है तो एक 5 और एक 2 का होना मस्ट है, अगर नहीं है तो जीरो नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो हम सीधा कह सकते हैं देयर इज नो एनी n फॉर एट यूनिट प्लेस डिजिट 0। तो n ऐसा कोई भी n नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 6 पे पावर आप रख दो तो आपको जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो n विद 0, मतलब कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, कब होगा यूनिट प्लेस पे 0, एक बार इस पे अगर हमारे पास मान लो कि ऐसा होता 10 की पावर n है, तो ये तो ऑफिशियली बात है कि हाँ सर होगा ही होगा, ठीक है। 1 और 5 होना ही चाहिए, मान लो कि ये, अब ऐसे करके आप कोई सा भी ले लो 2 और 5 का कोई सा भी एक फैक्टर जिसमें दिख जाए, 2 और 5 का एक पेयर दिख जाए तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, आप लिख पाओगे, दिखा भी पाओगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी पेपर में कई बार देखी गई है, ये वाला क्वेश्चन देखा गया कई बार। तो क्या कह रहा है आप देखो, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा रह जाएगा। कंपोजिट नंबर कहता है सीधा सीधी बात, कंपोजिट नंबर कह रहा होता है कि a number has more than two factors, ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या कहता है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। एकदम बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए कि आपके दिमाग में बातें घुस जाए, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए कहा जाता है कि वो नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, एक नहीं, 2 भी नहीं, 2 से ज्यादा, मतलब कि मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर होगा ना जिस नंबर का, वही कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ 1 एक कंपोजिट नंबर होगा क्या, तो आप कहोगे कि सर 1 के तो एक ही फैक्टर है, 1 खुद है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्या दूसरा बताओ 2 कंपोजिट नंबर होगा क्या, अगर 2 के फैक्टर तुमसे पूछा जाए तो तुम कहोगे सर 1 है 2 है ना इसके फैक्टर, तो कहोगे सर इसके तो 2 ही फैक्टर है, बट
अकॉर्डिंग टू कंपोजिट नंबर डेफिनेशन वो क्या कहता है कि दो से ज़्यादा फैक्टर, तो कहेंगे सर ये भी नहीं है। अच्छा, तीन, कहेंगे तीन क्या कंपोजिट नंबर है, कहेंगे सर तीन को चेक करते हैं, इसका 1 और 3 ही फैक्टर है, तो इसके भी तो 2 ही फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ चार कंपोजिट नंबर है क्या, तो आप तुरंत क्या करोगे कि इसके फैक्टर निकालोगे 1, 2 और 4 खुद, ठीक है, कहोगे हाँ सर इसके फैक्टर जो है मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला नंबर होगा, ये पहला नंबर होगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, इसके बेस पे क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आया था, नोट कर लेना कि what is the HCF of smallest prime number and smallest composite number। तो कह रहा है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना था कि ये इसका कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो आपके पास सवाल आ चुका है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4। अच्छा, तो इसी लगे हाथ एक बात और कर देते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारे पास वो है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। अब इनका पूछा गया था HCF, तो आप HCF तो बता ही दोगे सर, HCF तो इसका हो जाएगा 2, तो यही आंसर था, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए आइए यहाँ आते हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ आते हैं, तो इसने कहा है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर, तो मुझे क्या करना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने का मतलब क्या 3 फैक्टर दिखाने पड़ेंगे, नहीं, समझो मेरी बात को, समझो कि हर नंबर के पास 2 फैक्टर होते ही होते हैं 1 को छोड़ के। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर नंबर खुद का क्या होता है, खुद का मल्टीपल फैक्टर होता है। जैसे मैं पूछूं 2 का फैक्टर, कहेगा 1 तो सबका होता है, फिक्स है, 1 सबका फैक्टर होता है सारे नंबर का। अच्छा, और वो खुद नंबर भी सबका फैक्टर होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं 4 का फैक्टर, कहोगे सर 1 और 4 तो कंपलसरी होगा ही होगा। मैं कहूँगा 6 का फैक्टर 1 और 6 तो फिक्स है, उसके बाद अगर कोई है जो इसको डिवाइड कर रहा है तो आप बताओ। मैं कहता हूँ कि 10 का फैक्टर, तो सर 10 का फैक्टर 2 तो फिक्स है, उसके बाद आप बता दो क्या क्या है, वो आप डिवाइड करके पता कर लो। तो 2 फैक्टर तो फिक्स होते ही होते हैं, 1 को छोड़ के, मैं 1 को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का एक ही फैक्टर होता है। तो इसमें 1 के लिए क्या कहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज 1, प्राइम, कंपोजिट, नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट, नन ऑफ दीज। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, तो आप ध्यान रखना 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है, तो 1 क्या है, 1 एक नीदर प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो चलो इसको क्या करते हैं ना, दिखा देते हैं कि इसके इन दोनों नंबर के अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये कंपोजिट नंबर है। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तो 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1, इस बात को आप समझ गए हो, दोनों में 13 है, कॉमन ले लिया। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहाँ 1 और प्लस 1, तो ये 13 और ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। अब देखो ये 78, देखो चलो ये तो ठीक है, ये तो सर प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके तो 2 फैक्टर, बट ये जो नंबर है ना, ये इसके 78 का अगर मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 और 78 तो होगा ही होगा, ठीक है, 2 तो इसके होंगे ही होंगे, 1 और 78, बट सर ये और भी नंबर से कैंसिल होगा, किससे, कहोगे सर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ना, ये सर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 7 15, ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इट हैज़, लिखेंगे यहाँ पे इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स more than 2 factors, so it is composite, क्लियर है। ये कंपोजिट क्यों है पता चल गया कि सर ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, और हमने दिखा भी दिए 2 से ज़्यादा फैक्टर, ठीक है। ये रहा 178 तो है ही, कहेंगे सर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर, क्लियर है ये वाली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात लिख लेना आप लोग, ठीक है, और इसको भी चेक करा देता हूँ कि ये है कि नहीं, जरा इसको देख लेते हैं, आओ। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि ये कंपोजिट है या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। कह रहे कि बताओ ये कंपोजिट है या नहीं। हमें क्या करना है, हमें दो से ज़्यादा फैक्टर दिखा देना, हम तुरंत कह देंगे दिस इज कंपोजिट, ठीक है। बट जब भी आप इस क्वेश्चन को करना तो बॉक्स बना के डेफिनेशन जरूर लिख देना, डेफिनेशन जरूर लिख देना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, डेफिनेशन की स्पेलिंग आप लोग जल्दी से डेफिनेशन की स्पेलिंग आप लोग कमेंट में जरूर डाल देना। देखता हूँ किस किस की स्पेलिंग डेफिनेशन की सही है, क्योंकि सालों से लिखते आ रहे हो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है ना, डी से शुरू होती है, कहाँ तक पूरा लिख के मुझे कमेंट में जरूर दे देना, ठीक है। यहाँ देखो, इसको कंपोजिट करने के लिए क्या करेंगे सर, 5 5 दोनों में है तो आप 5 ले लो कॉमन, बचा क्या यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1, इज दैट ओके। 5 इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, कहेंगे 6, देखो इन 6 चौके 24, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 42 मल्टीप्लाई 24 और प्लस 1, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, पता चलो इनको जोड़ दो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना। तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लिकेशन करना, कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं इसलिए आपके सामने मल्टीप्लिकेशन करूँगा क्योंकि पेपर में नहीं, आप अभी प्रैक्टिस करोगे तब वहाँ पे आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। देखो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4 और 4 2 8, तो 8 10 10, तो 1 0 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 1 0 0 8 प्लस 1, ठीक है। 5 ये 1 0 0 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इन दोनों, अब इसके बाद इसका फैक्टराइज नहीं होगा, तो देखो 1 का फैक्टर 1 और 5 दोनों होगा, ठीक है। 1 और 5 दोनों होगा। यहाँ देखो इसका फैक्टर भी 1 और 1 0 0 9 दोनों, तो इसका मतलब ये है ना कि देखो इसके फैक्टर 1 5 और 9 तीनों हो गया, 1 5 और 1 0 0 9, तो मोर देन 2 फैक्टर ये भी हो गया। क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा हो चुका, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज कंपोजिट, ठीक है। समझ पा रहे हो आप। इसमें भी अगर थोड़ा सा और देख पाओ तो यहाँ क्या है, 13 मल्टीप्लाई 6, 13 भी होता, देखो 6 है, 13 है, फिर 13 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो बहुत सारे फैक्टर इसके मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन कंपोजिट के डेफिनेशन पे था। अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व करके बिना दिमाग में स्ट्रेस लिए आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में देखे गए हैं बार बार। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। सो गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज 1.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विथ फुल्ली एक्सप्लेन्ड। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को। कहने वाली बात तो है नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चल चुका होगा अभी तक कि ये इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में इम्पोर्टेंट है ही है, आप ये समझ लो, ठीक है। बस इसको करने के तरीके कितना इजी आप बना पाते हो, कितना डिफिकल्ट बना पाते हो, ये डिपेंड करता है आप पर और हम पर भी, ठीक है। इसको हम कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी से मेल जोल के क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में देखे जाते हैं। देखो क्वेश्चन देखे जाते हैं पेपरों में, देखो कैसे, जैसे एक तो ये हो गया, एक तो अब ये 3 + 2 √5 कहते हैं कि इसको प्रूफ करो, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो यहाँ से ये भी बोल देता है कि 3 √5 कि इसको प्रूफ करो कि दिस इज इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से वैरायटी पूछ सकता है, तो ऐसे करके पूछ सकता है, तो 1/√2 इसको प्रूफ करो, ये इरेशनल नंबर है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है प्लस माइनस में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप एक तरीके का ये सीख लो, √5 सीख लोगे तो रूट में प्राइम नंबर जो भी है, रूट के अंदर प्राइम नंबर जो भी होगा सबका एक ही फॉर्मेट से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, एक क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चंस को आप कवर अप कर पाओगे। उसके बाद इस टाइप के भी कर पाओगे। कैसे करोगे मैं बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। इसमें 2-3 लाइन हमें थियोरेटिकल पार्ट लिख के ऐड करना, बहुत ईजी लैंग्वेज में सेट कर देना है, तो वहीं से हमारा आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि सर इसको कोई इजी तरीके से करते हैं। देखो इजी तरीके से आप मेरी बात को समझना, सुनना पड़ेगा थोड़ी देर आपको, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि थियोरेटिकल पार्ट है ये, सुनना तो पड़ेगा। थियोरेटिकल पार्ट को लिखने के लिए थ्योरी सुनना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो कह रहा √5 को इरेशनल नंबर है। अब
इरेशनल नंबर के बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक बात है अकॉर्डिंग टू 10th और 9th। क्या कहता है इरेशनल नंबर के लिए? इरेशनल नंबर के लिए कहा जाता है कि इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन हमें मिलती है, एक छोटी सी, कौन सा? अ नंबर विच इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, यहीं पे बात हो जाती है खत्म। या तो हम ये बोल देते हैं एक लाइन में और कि अ नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल। वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। ठीक है, हर एक बात क्रिस्टल क्लियर आपके पास। ठीक है, अच्छा, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पे ही हमारी बात हो जाती है खत्म। बट अगर मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर बताओ क्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड, क्या होता है? रैशनल होता है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हम शुरू कर, जैसे 1 2 3 4 सारे इंटीजर क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो सॉल्व करते हैं ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। कॉन्ट्रोडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। ठीक है, कैसे? तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है कि कुछ गलत को हम सही मानते हैं और सही मान के उस पर काम करना शुरू करते हैं, और एट द लास्ट हम देखते हैं कि जो हमने गलत को सही माना था उस पर काम शुरू करा था, हालांकि वो गलत है, वो गलत था, उसकी बातों को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो एट द लास्ट हम ये बोल देते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि √5 को रैशनल मान लिया। आपको अगर सर रैशनल प्रूफ करने के लिए कह रहा है, रैशनल क्यों मान लिया? मैंने क्या कहा, कुछ चीजें ऐसे मान के चलो, एट द लास्ट देखेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर जब मानते हैं तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू p बाई क्यू। बट बुक में भी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, बुक में भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमें रटवाया जाता है कि सर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और कोई कोई बुक सीधा ए बी लिख देता है, ए बी लिखने के बाद कुछ कुछ बोल देता है। अब देखो ए बी और पी क्यू का चक्कर क्या है, बहुत ध्यान से समझना कि अगर बोलते हैं ये p अपॉन क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, p अपॉन क्यू। ठीक है, अच्छा, p और q, अब एक बात बताओ कि कुछ भी हो सकता है p और q, इंटीजर, p और q क्या है? इंटीजर है। ठीक है, p और q इंटीजर है। आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बात आपको बता दूं कि रैशनल नंबर लिखने का, अगर मैं यहाँ से 15/20 लिख लेता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैं 3/9 लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना? ये हमारा रैशनल, बट ये कैंसिल हो सकता है ना? कैंसिल, 5 5 3 15, 5 4 तो ये आ गया 3/4। अब ये कटने के बाद ऐसा पोजीशन आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ देखना, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3। ये एक ऐसा फॉर्म हमें मिल गया कैंसिल करने के बाद, क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ना, उन सब का जो HCF होता है ना, 1 होता है। क्या होता है? 1। अब यही बात बच्चे के दिक्कत आती है। देखो क्या हम ये करें, बाय कैंसिलिंग P and Q, then we get a simplest form where, अब हम √5 को a/b लिख सकते हैं, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये रहा। और ये ए बी को यहाँ आप लिखो a and b आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जितने नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे उन सबका HCF 1 होगा, तो ये क्या है? को प्राइम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि सर a और b, जो आपने p और q को कैंसिल करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, आपने उसी को a और b बोला, हमने a और b इसको बोला 1/3 को, 3/4 को। ठीक है, तो a/b। अब हम यहाँ बोल सकते हैं HCF ऑफ a b इक्वल टू 1। तो इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इनका HCF क्या है? 1। इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ चुकी होगी। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। मुझे ये बात आपको समझानी थी। जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा, जो नहीं थोड़ा सा दिक्कत आ रही तो वो अब अच्छे से समझ चुका होगा मेरे सुनने के बाद। अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई,
अपनी कहानी अब यहाँ से शुरू है। √5b इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से b² बराबर a² अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया, हमें दिख रहा है, ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, है कि हमारे पास क्या है, फंक्शन b² इक्वल टू a² अपॉन 5। इस बात को मार्क कीजिए। देखिए a² हमारे पास एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। थ्योरम में क्या कहता है कि अगर आप कोई एक नंबर लेते हो, ठीक है, अगर उस नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये उस नंबर का विदाउट स्क्वायर, बिना स्क्वायर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझो आप। मैंने कहा कि a की वैल्यू मैंने ले लिए 4, ठीक है, और हमारे पास b की वैल्यू है 2। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर, a² कितना है 16 अपॉन 2 अगर 16 अपॉन 2 डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि 4 अपॉन 2 भी डिवाइड होगा। बात समझ रहे हो कि ये अगर स्क्वायर डिवाइड करेगा तो ये भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a², 5 a² को डिवाइड करता है, देन 5 डिवाइड्स a बाय थ्योरम। बात क्लियर है। अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, क्लियर है। अच्छा, जैसे ही 5 a को डिवाइड करेगा तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ a/5 इक्वल टू c। कहने का मेरा मतलब ये है, ये c के लिए बच्चा बहुत परेशान है कि सर ये c क्यों लिख देते हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, आप लेक्चर सुनो तो सही, एक एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा कहाँ से सर ये क्यों लिखा जा रहा है। लो, हमारी अदालत में आओ और देखो और सीखो। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, मैं अगर कहता हूँ कि 2 डिवाइड्स 8, अगर मैं कहता हूँ 2 डिवाइड्स 8, बहुत एक लाइन में समझा दूंगा आपको। 2 डिवाइड्स 8 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया सर, 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, कहोगे सर 4 आएगा, कितना आएगा 4, और ये 4 कुछ और नहीं, यही तो c था, यही c है। देखो, अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो देगा रिजल्ट, और वही है, ठीक है। ये सब पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये याद रहेगा आपको, ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए अब उसके बाद देखो यहाँ से a इक्वल टू 5c, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये a² बराबर 25c²। अब यहाँ देखो a² की वैल्यू हमें यहाँ देखा है, a² इक्वल टू 5b² इक्वल टू 25c², ठीक है। यहाँ से इसको आप कैंसिल करो, देखो 25 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, b² इक्वल टू 5c², ठीक है। यहाँ से मुद्दा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, b² अपॉन, ये देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर लाएंगे तो डिवाइड में, इक्वल टू c², ठीक है। अब इसको देखो बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना आप। बॉक्स बनाने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर हाईलाइटेड चीजों को पिक करता है, देखता है सही डायरेक्शन में, बस निकल जाता है, मार्क्स देके निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर b² 5 जो है 5 डिवाइड्स b², और अगर 5 डिवाइड्स b² है तो ऑफिशियली बात है बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स b, 5 b को भी डिवाइड करेगा। अब मुद्दा यहाँ पे फंस गया हमारा, देखो, ठीक है, ये बात। और इन दोनों बात को जरा देखो ध्यान से देखो, इसको और इसको, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5 कॉमन फैक्टर हो गया है। अब कॉमन अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि HCF में इस 5 को भी आना पड़ा। तो इसका मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, a और b क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम का फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई सा नहीं होता, बट यहाँ हमने दिखा दिया कि एक के अलावा एक और नंबर है जो a और b का कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 5।
और अगर वो 5 है तो इसका मतलब ये निकल गया कि ए और बी को प्राइम नहीं है। ए और बी को प्राइम नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, √5 इज नॉट रैशनल। तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, तो इसका मतलब ये क्या है, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना सुनने के बाद आप खुद भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं छोटी सी एक बात लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि A and B have a common factor other than 1। ठीक है, तो A और B के पास एक और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, वो क्या है 5, हमने दिखा दिया। तो हम क्या कहेंगे कि A and B आर नॉट को-प्राइम। अगर को-प्राइम नहीं है तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। सो व्हाट इज दिस, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब हमने क्या माना था, √5 इज इरेशनल। तो दैट मीन्स कि √5 इज नॉट इरेशनल। विच नंबर इज नॉट रैशनल, √5 इज नॉट रैशनल। विच नंबर इज नॉट रैशनल, देन व्हाट, द नंबर इज इरेशनल। इज दैट क्लियर, आप समझ गए होगे। आप लिख लोगे इसको अच्छे से, है ना। इसको एक बार वीडियो को जो भी है रिवाइंड करके देखो आप लोग, ठीक है, मार्क करो चीज़ों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ना नोटिस करो, चीज़ें नोटिस करोगे तो याद रहेगा पेपर में, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये मैंने कर रखे हैं, आराम से इसको आप यूज़ करो। हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया था अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, जिस तरीके से √5 का हुआ उसी तरीके से √2 का भी हो जाएगा, √3 का भी हो जाएगा, √5 का तो कर ही दिया, √7 का भी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं आता पेपर में। ठीक है, 7 तक इट्स इनफ। उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से इसे राइट डाउन करके माइंड फ्रेश करो। चलो तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का ही। तो अभी आपने ये वाला देखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करे सर इसको। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना, मैं 2-3 तरीके बता दूंगा, आपको जो आसान लगे आप उसे मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। कहता प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी मेंशन होता है, कि √5 इज इरेशनल नंबर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो गिवन होता है, कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में, ध्यान समझना, मैं बता देता हूँ। गिवन √5 इज इरेशनल, कह रहा कि √5 इरेशनल दिया है, तो बताओ ये क्या होगा, इरेशनल नंबर का। अगर दिया है इरेशनल तब तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिख के अपने आंसर्स को सेटिस्फाइड कर देना है। कैसे, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, क्या पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ rational and irrational number, the product of rational and irrational number always and irrational, always irrational except 0। ध्यान रखना, except 0 को छोड़ के 0। अगर ये गिवन है तब तो आपको ये लिख देना, बस इतने से हमारा काम बन सकता है। ठीक है, ये लिखने के तुरंत बाद हम क्या कह रहे होंगे, हम कह रहे होंगे कि 2√5 क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल मैंने बोला, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल, देखो 2 क्या है, रैशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। ये 9th क्लास की बुक में ये स्टेटमेंट भी है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखना है, हमें तो ये पूरा प्रूफ करना है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। मैंने क्या बोला कि रैशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ऑफिशियली बात है, देखो 3 + 2 √5, इसको तो मैंने इरेशनल बता ही दिया ऊपर ये रहा, और ये क्या है, रैशनल है। तो रैशनल प्लस इरेशनल ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये हमारी बातें प्रूफ हो गई, बस इतना सा करना होगा। कब करना होगा, ये आंसर है, कब होगा ये आंसर, जब क्वेश्चन में ये बोल दे पहले कि √5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट दिस। ये पहली बात होगी, ये पहला सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, अब आओ दूसरे सॉल्यूशन की
बात करते हैं यहाँ से। अगर नहीं दिया है वो, ठीक है, नहीं दिया है, तो अब हमें क्या करना है, तो और भी बुक्स भी अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन जो काम जो मेहनत हमने कर रखा उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। देखो कैसे कर लेंगे। हमने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या करा है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करा है, √5 को इरेशनल प्रूफ करा। सेम प्रोसेस से आपको इरेशनल प्रूफ कर देना है। कर दिया, इरेशनल प्रूफ कर दिया जैसे अभी पहले करा, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें चेप देनी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बातें आपको लिख देनी है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस हमें इसे दिखाना है। अगर दिया हो तब तो दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर तो ये काम हो जाएगा। अगर नहीं दिया है, √5 इरेशनल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √5 को हम इरेशनल दिखाएंगे इस तरीके से जो अभी मैंने बताया। उसके बाद ये सारी बातें यहाँ से उठा के यहाँ पे नीचे रख देंगे, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये √5 को इरेशनल नंबर बोलता है कि नहीं है, प्रूफ करो, तो आपके कम से कम 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये कहता है कि √5 इरेशनल है और इसको बताओ कि ये भी इरेशनल है, तब आपको 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिल सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, पता चल गया। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में √5 इरेशनल नंबर, देन प्रूफ दैट ये, अगर ये दिया है तब तो हम क्या करेंगे कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक कहानी लिख देंगे, ये वाली जो भी है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको, ये लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि जस्ट सिर्फ ये, जैसे क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, क्वेश्चन में कह रखा है, ये नहीं बोला है उसने कि √5 इरेशनल है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पहले √5 को पूरा इरेशनल दिखाना है, ठीक है, दिखा देंगे। उसके बाद ये वाली जो थ्योरी है इसको उठा के यहाँ रख देंगे इसके नीचे, तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में अगर वो पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ठीक है, क्लियर है। ये बुक का, एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का हो गया। अब मैं चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पहले देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके पेपर के क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एग्जाम के क्वेश्चन छुपे हुए हैं और आपके मार्क्स भी छुपे हुए हैं। तो इस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक आप इसको तैयार कर लो। ऑल द बेस्ट।